ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके कल मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिया था, आपको याद होगा शायद। ठीक है, और वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारा चैप्टर है ना, या मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं हम। इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, लास्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार का सिलेबस में हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन में जो भी टॉपिक्स है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही सीबीएसई ने बाहर कर दिया है। ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ना है इस बार, तो इसलिए मैं आपको ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा स्लो और डिटेल्ड में कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छा से देखो। तो इसलिए मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, 5 क्वेश्चन दिया था, तो उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसको आज बुक से ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मैंने बुक से ही पिक करके क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बायट-स्टबर्ट लॉ का एप्लीकेशन पे बेस्ड है डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वायर इज प्लेस्ड along the north south direction carries a current of 8 ampere from south to north. Find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप, ये एक वायर है, आप इसके ऊपर करंट फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपको पता करना है, और इसका डिस्टेंस कितना है भाई, तो इसका डिस्टेंस है आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, हमारा फॉर्मूला होता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायट-स्टबर्ट लॉ है, पता होगा आपको, मैंने बताया था आपको, है ना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, आप उसको रख लीजिए। ये 4 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, इसको ऐसे लिख दिया हुआ है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये इक्वल टू होता है 10⁻⁻7। तो फिर ये म्यू नॉट का वैल्यू ऊपर में रख दिया है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसको कैलकुलेशन को आप चेक कीजिएगा। करंट आपका दिया हुआ है कितना, 8 एम्पियर, तो 8 रख दिया। डीएल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा 10⁻⁻2 मीटर। साइन ऑफ 45 ये लिखा हुआ है, थीटा का वैल्यू 45 है ना, और आर का वैल्यू 200 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये 2 मीटर्स होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ठीक है, आप कैलकुलेशंस को एक बार चेक कीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर. What is the magnitude? What is the magnetic field of on the y-axis at a distance 0.5 मीटर? डेल्टा एक्स इज 1। तो देखो आप, ये भी क्वेश्चन बायट-स्टबर्ट लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, आजकल सीबीएसई ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछने पे बहुत जोर लगा रहा है। ठीक है, क्यों, ये देखो यहाँ पे ये आई कैप दिया हुआ है ना, तो आई कैप के साथ हमेशा एक्स रहेगा, याद रखना, मैंने आपको क्लास 11 में बताया था, है ना। वाई अगर डेल्टा वाई रहेगा तो ये वाई डायरेक्शन को बताएगा, अगर के कैप रहेगा तो जेड यहाँ लिखा रहेगा, है मतलब एक्स मतलब आई, वाई मतलब जे, जेड मतलब के कैप। कैप का मतलब दे दिया है, ये एरो लगा दिया, मतलब आपको सीधा सीधा डायरेक्शन बता रहा है। मैंने आपको हजारों बार बताया है कि स्केलर और वेक्टर्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना, एक नंबर के टर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड वेक्टर मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आई कैप लगा दिया, आई मतलब एक्स डायरेक्शन हो गया, और एक्स का वैल्यू भी दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो ये वेक्टर में आ गया। ठीक है, वैल्यूज आप यहाँ से पिक कर लीजिए, वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एक्स दिया हुआ है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कीजिए, एल दिया हुआ, सॉरी आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, ये आप वाई एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना है 0.5, तो ये आपका हो गया 0.5, थीटा 90, और म्यू नॉट बाई 4 पाई तो अभी मैंने बताया। फिर क्या करेंगे, हम बायट-स्टबर्ट लॉ यूज़ करेंगे। देखिए आप, ये बायट-स्टबर्ट लॉ मैंने यहाँ यूज़ किया, तो ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। सिंपली म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू रख दिया 10⁻⁻7, आई का वैल्यू 10 है, डीएल का वैल्यू था 10⁻⁻2, थीटा 90 है। चूँकि एक्स एक्सिस पे वाई का कोई भी डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो परपेंडिकुलर ही तो होगा, नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक एक्सिस है ना, यहाँ से कोई भी वैल्यू वाई पे ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री तो बनाएगा ना इसके साथ। ठीक है, तो इसलिए ये थीटा 90 ले लिया। आर का वैल्यू है 0.5, जिसको मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आप डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में होगा, है ना। ऑब्वियस सा बात है भाई, इसमें तो ये लिखा हुआ है, छोड़ो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमको बोल रहा है कि आप वाई एक्सिस पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू,
है ना, ये वाला। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो इसका के कैप के अलॉन्ग होगा ना। मतलब क्या होगा देखो आप, जैसे कि मान लो आपके पास एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है ना, और ये जेड है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा करंट का डायरेक्शन ऊपर होता है तो हमारा फील्ड ऐसे होता है। आप लोगों को मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल में, कल क्वेश्चंस भी दिया था इसका। तो ऑब्वियस सा बात है, जब करंट आपका इधर जाएगा तो फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगा। आप इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी एल क्रॉस आर। तो डी एल का वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू वाई है, आर का वैल्यू है वाई इंटू जे। तो एक्स और वाई को एक साथ कर लीजिए आप। आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता है, आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता है बताओ आप, के कैप होता है। मैंने बताया था आपको, इस टाइप का एक रूल बताया था क्लास 11 में। आप अपना कॉपी खोल के देखिए, ये आई है ना, ये जे और ये के, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। आपको ये रूल मैंने बताया था, आप प्लीज इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। इसको एक बार और देखिए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज से व्हाट करेंट, ये क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। व्हाट करेंट मस्ट फ्लो इन एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर टू गिव a flux density of 3 into 10 to the power minus 5 Tesla at 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। और इस टाइप का बेसिकली टाइप से हमको मतलब है ना। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको करंट पूछ रहा है ना। करंट किससे पूछ रहा है, करंट आपको पूछ रहा है एक स्ट्रेट वायर से। तो आप याद कीजिए, हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, है ना। एक इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। पहला एप्लीकेशन आपका जो बायोट-स्टोबर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, उसमें आपको एक फॉर्मूला मिलता है बायोट-स्टोबर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, बी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से दिखाते हैं, इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। इस क्वेश्चन इस डेराइवेशन को आप प्लीज एक बार देखिए। उसमें आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, मैं रिपीट करता हूँ, बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ से आप देखो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो आप नंबर 4, तो ये b इक्वल टू हमारा, जैसे मैंने बताया कि b का वैल्यू कितना है हमारे पास, हम लोगों ने डिराइव किया था म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। समझ रहे हैं आप इसको। यहाँ से आप आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ आप, आई का वैल्यू कितना होगा, समझ रहे हो आप। आई का वैल्यू हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, है ना, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बच्चा वाला चीज़ है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसको मल्टीप्लाई करके इसको नीचे लाओ, ये तो पता होना चाहिए आपको। आई का वैल्यू यही हो जाएगा हमारे पास, है ना। उसके बाद देखो आप, इसके बाद हमारे पास आर का वैल्यू डिस्टेंस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, डिस्टेंस है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। आई थिंक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था डिस्टेंस, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 एक लग जाएगा, है ना। तो हमारा ये हो गया नंबर 4 का ये कैलकुलेशन। आप देखिए, म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा आंसर 9 एम्पियर, ठीक है। ये वाला आंसर है इसका, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। वैसे कल बहुत लोगों ने सॉल्व किया था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़ कि आपको क्लास 12 का स्टूडेंट्स को क्या हो गया है भाई। कोई भी ना तो वीडियो देखता है किसी सब्जेक्ट का, ना कोई टीचर से इंटरेक्ट करता है। आप लोग क्या ये आशा में बैठे हुए हो कि स्कूल खुलेगा तो फिर शुरू से पढ़ाई होगा और हम लोग फिर स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। हम लोग तो पढ़ाना चाहते हैं स्टार्टिंग से, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है स्कूल खुले तब तो, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर देगा तभी तो खोलेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगा और खोल देंगे स्कूल, पुलिस आके जेल में बंद कर देगा, तुम लोग आने आएगा छुड़ाने, बोलो छुड़ाने आएगा तो बोलो, मैसेज करना व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली, कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है ना, गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम लोग को वैसे ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए अगर देखो एक बात और है, अगर हम लोगों को टाइम मिलता है, मान लो अभी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, अगर हमको सफिशिएंट टाइम मिलेगा तो ऑब्वियस सा बात है हम शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं अपना सब्जेक्ट शुरू से पढ़ाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेसिक से। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अगर हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, अगर हमारे पास मान लो अभी स्कूल अभी कब खुलेगा तो किसी को मालूम नहीं है। सब बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 21 से खुलेगा, कोई बोल रहा है 26 से खुलेगा, कोई बोल रहा है फिर अक्टूबर में खुलेगा। तो अब टाइम रहेगा ही नहीं तो फिर आपको कैसे पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से, टाइम भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको
आप वीडियोस को अच्छा से देखा करो ना। आप केमिस्ट्री का वीडियो देख रहे हो आप लोग, ना आप फिजिक्स का अच्छा से देख रहे हो। सभी लोग नहीं, कुछ लोग देख रहे हैं, अराउंड 22 या 23 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बाकी लोग कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ फॉलो करो, अदरवाइज बाद में जब टाइम निकल जाएगा तो हम लोग स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाएंगे? बचेगा 1.5 महीना, तो शुरू से पढ़ा सकता है कोई? बताओ आप। एनीवे छोड़ो, ज़्यादा लेक्चर दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था ये स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये सेम फॉर्मूला में बनेगा आपका जो मैंने अभी बताया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू और स्ट्रेट वायर, है ना, मैंने बताया था। मैं आपका बायोट-सावर्त लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा बायोट-सावर्त लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इसका डेराइवेशन एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में डेराइवेशन अगर आएगा तो फिर आपका सर्कुलर वाला आएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला कौन सा हम यूज़ करेंगे? फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे B इक्वल टू μ0I/2πr, राइट। तो क्या होगा ये? μ0 का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू कितना है? 3 एम्पियर। 2 पाई को आप ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका? रेडियस कितना होगा? अभी ये तो 1 सेंटीमीटर है तो 0.10 मीटर ही होगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो हम लोगों ने क्वेश्चंस। मैंने एक्चुअली आपको 5 क्वेश्चंस दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 4 का सॉल्यूशन बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन था राइट हैंड थंब रूल, वो मैंने जानबूझ के आपको लिखने के लिए दिया था कि आप उसको आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं और उससे आप क्या समझे हैं। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, तो काफ़ी आपको छोटा सा टॉपिक लगा होगा कि मैंने एक वायर बनाया और वायर में मैंने एक सर्कल बना दिया, आपको करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। बट याद रखना, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में MCQ जरूर पूछेगा। आपको एक कोई भी एक शेप दे देगा या किसी डायरेक्शन में एक वायर आपको दिखाएगा, उससे करंट फ्लो हो रहा होगा और आपको फिर बोलेगा कि आप इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो आप अगर राइट हैंड थंब रूल अच्छा से नहीं समझोगे तो वो जो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसका प्रैक्टिस भी आपको करना होगा कि अगर मान लो जैसे कि वायर आपका इधर मूव हो रहा है तो ये ऐसे हो जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम में। ऑब्वियस सा बात है कि ये अगर आपको ये डायग्राम याद है तो वायर को आप ऐसे घुमाओगे तो ये क्या होगा बताओ? उल्टा नहीं हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है आपको? वायर ऐसे कर दोगे तो क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा। वायर ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोबेबिलिस्टिक केस है जो आपको ध्यान में रखना। ये अगर याद रहेगा तो फिर आप राइट हैंड अपना वैसे ही मूव करके चेक कर सकते हैं कि आपका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। बट ये दिमाग में तो रहना पड़ेगा ना, अगर आप इसको दिमाग में नहीं रखोगे, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। एनीवे तो हम आज के क्लास में इसको हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया। हम लोग कल फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इमीडिएटली इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो हमारा ये फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट बुक में हमारा ऑल टुगेदर 7 to 8 चैप्टर्स है, ठीक है। लेकिन हमारा जो 7 और 8 चैप्टर है वो काफ़ी छोटा है ना, बहुत ही छोटा है। उसका जो वेटेज है मार्क्स का वो भी कम है, ठीक है। 8 जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम का फिजिक्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम का बुक है, उसका जो 8th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका वेटेज एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 मार्क का ही है। कभी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। और उसका पहले वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका वेटेज आई थिंक 4 to 5 मार्क्स है ना। हमारा मेन जो फोकस है, इसलिए मैं इस अभी वाला जो चैप्टर है लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको मैं थोड़ा स्लोली आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप नहीं समझोगे तो फिर इसके बाद वाला जो चैप्टर है लाइक चैप्टर 5, 6 and 7 है ना, 8 वाला को छोड़ दो, 8 तो ऐसे ही 1 या 2 मार्क का ही है, तो ये आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना। 5, 6, 7 चैप्टर आपको समझने के लिए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझो और प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करो, है ना। और नोट डाउन करके मुझे फोटो खींच के भेजो व्हाट्सएप में। समझ में आया बात? स्कूल खुलेगा नहीं तो सबको धुलाई करूँगा फिर। तुम लोग लिखते भी नहीं हो, उसको कुछ डाउट भी नहीं पूछते हो, तो मैं यहाँ पे क्या पागल जैसा वीडियो बना रहा हूँ बैठ बैठ के घर में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा फॉलो कीजिए, ओके, थैंक यू।